हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे 7th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। इसके हम कई सारे वीडियो कवर कर चुके थे। हालांकि काफ़ी कुछ मतलब 2-3 दिन का गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। थोड़ा मैं काम भी था तो शायद इसलिए मतलब वीडियो नहीं बना पाई थी, तो थोड़ा सा गैप आ गया है। इसलिए क्या पता बच्चे मतलब ध्यान नहीं रहा हो। लास्ट टाइम जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो हमने टॉपिक डिस्कस किया था पांडुलिपियों के बारे में। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे, उसके बाद ये वाले वीडियो देखें ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर चुका था कि जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं उनमें भी चेंजेज आए, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें क्या है बदलाव आए या चेंजेज आए। तो उसी कंटिन्यूएशन में कि हजारों वर्षों के दौरान और किन किन चीज़ों में चेंजेज आए थे, किन किन में परिवर्तन आए थे, बदलाव आए थे, वो उनके बारे में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जो हमारे उस टाइम में हमारी जो नई नई सामाजिक और राजनीतिक समूह भी निकल के आए थे। मतलब जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, उसमें भी बदलाव आए थे। हमारी पॉलिटी है, राजनीति है, उसमें भी बदलाव आए थे। अब किस टाइप की सोसाइटियाँ होने लगी थी, मतलब क्या चेंजेज होने लगे थे समाज में, या राजनीतिक रूप से समूह जो बने हुए थे उनमें कैसे बदलाव आने लगे थे, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं तो क्या क्या चेंजेज आए थे, क्या क्या बदलाव आए थे सोसाइटी में, क्या चीज़ें बदली थी। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। देखो, हम जो शुरुआत में हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने देखा हजारों वर्षों के दौरान हम जो कुछ चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, उनकी पड़ताल करेंगे। पड़ताल मतलब जांच करेंगे। तो हमने एक टाइम पीरियड ले लिया कि मिनिमम मतलब जो भी है मैक्सिमम इतना, हम 700 से 1750 के बीच के हिस्ट्री लेके चल रहे कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या बदलाव हुए थे या क्या क्या चेंजेस आए थे। तो हम उसी के कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं कि उस टाइम जो था हमारी जो सोसाइटी थी या पॉलिटी थी या पॉलिटिक जो समूह थे उनमें किस तरह के बदलाव आए थे, क्या चेंजेस थे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम हिस्ट्री के कौन से 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रहा। कि मतलब जो हिस्टोरियंस हैं या इतिहासकार हैं वो इस टाइम पीरियड का अगर क्या करते हैं मतलब अध्ययन करते हैं तो इन हजारों वर्षों के दौरान काफ़ी कुछ बदलाव आए थे, काफ़ी कुछ चेंजेज आए थे, वो बदलाव। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी मतलब इस चीज़ का अध्ययन करना। ठीक है, किसके लिए? इतिहासकारों के लिए। अब इतना आसान काम तो नहीं है 700 से 1700 बीच के 1750 के बीच की मतलब सारी हिस्ट्री है उसका अध्ययन करना, क्योंकि बहुत कुछ इस टाइम पीरियड में बदला था, मतलब चेंजेज आए थे, बदलाव, इन सभी को जानना। मुख्य रूप से इतिहास के लिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। कि मतलब ज़्यादातर मुख्य रूप से कई सारे बड़े पैमाने पर इस काल में परिवर्तन हुए थे। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए। कि मतलब इस जो टाइम पीरियड में या इन हजारों वर्षों के दौरान इसमें एक नई नई जो प्रौद्योगिकी है, मतलब टेक्नोलॉजी आई थी इस टाइम में। अब देखो, टेक्नोलॉजी से मतलब आज का टेक्नोलॉजी नहीं कि गैजेट्स आ गए, आपके मोबाइल फोन आ गए, टैब आ गए, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया। देखो उस टाइम का लेवल उसके अकॉर्डिंग तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें चेंजेस थी या बदलाव। जैसे मान लो आज के टाइम में भी आप देख लो, जैसे कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं हमारी, जैसे एरोप्लेन का हवा में उड़ना, या लेकिन अगर कोई कार वगैरह उड़ेगी तो हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मतलब वो हमारे लिए हैरानी वाली बात होगी। अच्छा हाँ, कार भी हवा में उड़ रही है, मतलब इस टाइप से। ठीक है, तो उस टाइम जो जिस गति से मतलब चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे टेक्नोलॉजी, उनके लिए तो वो चीज़ उस टाइम एक हैरानी वाली बात थी ना। तो उस टाइम कई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई में रहटक। देखो शुरुआत में सिंचाई जो इरिगेशन है वो कैसे की जाती थी, जैसे अब मतलब बैल वगैरह होते थे तो उसके पीछे मतलब वो रस्सी से बांध के वो चरखी जो कुएं से ऐसे खींचने के लिए ऐसे, और इस तरह से आपके जो ड्रम टाइप के होते थे उनमें पानी, मतलब चरख जिनको बोला जाता है, वो डाला जाता था कुएं में, उनको बैल खींचते थे। क्योंकि इतना बड़ा ड्रम जो मानव है वो तो खींच नहीं सकता, मनुष्य तो उसे खींचने का काम बैल करते थे। अब सोचो, अब ये काम एक रहटक करे, रहटक मतलब मशीन से हो एक तरह से, मतलब यही काम, मतलब जो चरखी चल के और वो पानी निकलता चला जाए,
तो आपके लिए तो एक टेक्नोलॉजी है ना, एक नया विकास है, चेंज है, बदलाव है। मतलब सोचो, अब जानवर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब उस टाइप की इतनी मेहनत में वो नहीं खींचना नहीं पड़ेगा। चरखी चलेगी तो उस हिसाब से वो पानी मतलब फेंकेगा और सिंचाई हो जाएगी, मतलब इस तरह से। कताई में चक और चक मतलब चरखे, एक तरह से जो कटाई, अब जो क्या है, कताई भी की जा रही थी कि कताई बुनाई का काम, क्योंकि कपड़े की बात हो रही थी इस टाइम। मतलब बदलाव आ रहे, जो चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे, तो उसमें जिस तरह से आपके सिंचाई में यहाँ रेटक यूज करने लगे थे, वैसे ही कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेय शास्त्रों, मतलब जैसे गोला बारूद। देखो जब ये बदलाव नहीं आए थे, मतलब जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तब क्या वो तलवार यूज करते थे। तो अब आप देख रहे हो कि जो इसमें भी बदलाव आया, तो ये आज के टाइम में तो देखो गन मामूली सी बात है। आप एक नकली गन भी देखते हो, मतलब ओरिजिनल गन भी देखते हो, तो नकली टॉय गन भी मिलेगी। लेकिन पहले ये सारा गोला बारूद यूज करना एक हैरानी वाली बात ही तो थी, क्योंकि आसान तो नहीं थी ये चीजें। शुरुआत में जो चीजें स्टार्ट होती है तो तब वो हमें हैरान करने वाली होती है, और नई टेक्नोलॉजी। क्योंकि अभी भी आप देखो बहुत सारे लोग कई सारी चीजों के इन्वेंशन करने में लगे होंगे। जब उसका इन्वेंशन हो जाएगा तो वो हमारे, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जैसे आज मैं खुद ही देख लो आपको, मतलब इस तरह से पढ़ा रही हूँ, ये वीडियो मतलब मेरा फेस भी है, ये सब कुछ है। तो क्या उस टाइम में लोग ऐसा इतना सब कुछ सोच सकते थे? उस टाइम में तो सोचो पढ़ाई भी कितनी इंपॉर्टेंट थी। मतलब हर कोई मतलब मैन्युस्क्रिप्ट नहीं लिख सकता था, मतलब पांडुलिपि नहीं लिख सकता। वो भी किसी किसी के अंदर टैलेंट होता था। लेकिन आज के टाइम में आप देखो, आप बच्चों में एक से बढ़ के एक अच्छा सा मतलब हैंड राइटिंग मिल जाएगी अच्छे से बच्चे की। नहीं भी अच्छी है तो उसकी प्रैक्टिस कर करके अच्छा बना लेगा ना। लेकिन पैसे लिखना ही नहीं आ रहा, सोचो तब क्या करोगे? तो आज के टाइम तो हर कोई बच्चा लिख लेता है। चलो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन वो एक बहुत ऐसा बेसिक सी चीज, ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, किया उसने कभी ट्राई ही नहीं मारा, लेकिन नॉर्मल से सबको पढ़ना आता है। तो ये मतलब एक नई बात नहीं है, लेकिन उस टाइम में नई बात थी किसी को पढ़ना लिखना आना। ये सारी चीज़ों के आविष्कार, ये जो नई नई जो चीज़ें हुई थी, इनका आना सोसाइटी में, वो क्या थे, चेंजेस ही तो थे, बदलाव ही तो थे। ये हमारी सोसाइटी के ही हिस्से तो हैं सारी चीज़ें। तो ये गोला बारूद का इस्तेमाल करना, इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आए। जैसे अब और भी कई सारी चीज़ों में मतलब जब खान पान भी आए, मतलब लोग देखो, जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाएंगे या लोगों के अटैच में आएंगे, तो वहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ लाएंगे, यहाँ की कुछ चीज़ें वहाँ लाएंगे। तो कुछ कुछ नई चीज़ें भी तो आई थी और अलग जगह से या और कंट्रियों से यहाँ पे, उनमें भी बदलाव आए थे। जैसे आलू आया था, मक्का आई थी, मिर्च आई थी, चाय आई थी, कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी देखो आज के लिए तो नॉर्मल सी बात है ना, चाय कॉफ़ी हम लोग बना लेते हैं सब कुछ। सोचो शुरुआत में जब ये आई होगी तो लोगों के लिए तो हैरानी वाली बात रही होगी ना, ये जब चीज़ें आई थी। तो ये इन सारी चीज़ों में क्या है, हमारी पूरी सोसाइटी में इन चीज़ों में बदलाव आ रहे थे। यहाँ सामाजिक का मतलब, ये सोसाइटी का मतलब कोई ऐसी सोसाइटी नहीं जो कहीं पे आप फ्लैट वगैरह लेके रह रहे हो और उसको सोसाइटी से मतलब ऑल ओवर पूरे हमारी जो कल्चर है, सभ्यता है, सोसाइटी, उसकी बात हो रही है। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी, फसलें तथा उन लोगों के साथ आए थे जो नए विचार लेके आए। अब देखो ये जो बदलाव है, ये चेंजेस है। अब ऐसे तो नहीं आ गए ना कि बस मैंने कह दिया बदलाव आ गया तो आ गया। वो कैसे आए, कौन लाया? तो ये नए लोगों के साथ ही तो आएंगे, नए विचार लेकर ही तो आएंगे कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी कि अच्छा मैं ऐसा क्या करूं जो लोगों को हैरान कर देने वाला हो, कुछ अच्छा हो, क्रिएटिव हो। जैसे आप कई बार देखोगे ना कि जैसे आपको बनाना कुछ और है, तब आप सोचते हो अच्छा ये चीज़ें इसका मैं ऐसे मिक्स करके ये बना लूँ, तो एक कोई नई रेसिपी बन जाती है ना। लोग कहाँ से इन्वेंट करते हैं, अच्छा ये तो मेरी रेसिपी, तो वो एक्सपेरिमेंट करके ही तो करते हैं। तो जो उसमें क्या है, लोगों के अंदर नए थॉट्स आते हैं, नए विचार आते हैं। तो ये जो बदलाव लाए थे या नई प्रौद्योगिकी जो आई थी, फसलें उन लोगों के लिए साथ आए थे। मतलब कौन से लोग, जो नए विचार या क्रिएटिव लोग थे जो ये सोचने लगे थे, या किसी ने कहीं जाके वो चीज़ें देखी होंगी, ऑब्जर्व करी होंगी, फिर वो सारी चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट करी होंगी। परिणामतः यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति परिवर्तन का भी काल रहा है। इसको अंडरलाइन कर लेना कि ये काल जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और संस्कृति परिवर्तन का क्या रहा है, काल रहा है। कि मतलब इस टाइम पीरियड में जो बदलाव आ रहे थे वो इन सारी चीज़ों में आ रहे थे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाने भी बढ़ गया। मतलब इस
युग में, मतलब जब ये टाइम पीरियड चल रहा था, बदलाव आ रहे थे, जब हमारी सोसाइटी बदल रही थी, हमारे समाज बदल रहा था, हमारे राजनीतिक जो चीज़ें हैं वो बदल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों में गतिशीलता तो आएगी, लोग आवागमन तो करेंगे, आएंगे जाएंगे तो सही, तभी तो ज़्यादा बदलाव आ रहे थे, लोगों के विचार आते थे, कोई कहीं जा रहा था वहाँ से वापस आ रहा था, कोई जा रहा था, तो उनके एक दूसरे से जो थॉट्स है, विचार हैं, शेयर हो रहे थे, तभी तो ये चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे। तो इस टाइम पीरियड में लोगों की गतिशीलता ज़्यादा होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड एक दूसरे की यात्राएं करने लगे। अच्छा, जैसे मान लो कि किसी ने कुछ नई खोज कर लिया, अच्छा मैं भी करूंगा, तो वो चला गया, चलो कि भाई आज मैं इस चीज़ की करूँ, इसने इसकी की है, मैं इस पे करूँगा। जो जिसका जैसा इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग दूर दूर यात्राएं करने लगे थे लोग। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने वाले अपार संभावनाएं मौजूद थी। देखो, जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है ना, जब अंग्रेज नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उससे पहले इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस टाइम यहाँ पर अपार संपदा थी। संपदा से मतलब बहुत सारे रिसोर्स थे हमारे पास, कच्चे माल, बहुत सारी चीजें थी, और अपना भाग्य गढ़ने के लिए इनके पास की, मतलब अपना फ्यूचर बनाने के लिए इस देश के पास अपनी संभावनाएं, बहुत सारी संभावनाएं क्या है, मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत की। इस टाइम पीरियड में कुछ कम्युनिटीज थी, उनके भी महत्व बढ़ा, उनमें से कौन सी थी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट राजपूत थी। देखो ऊपर ये जो पिक्चर दिखा रखी है, ये आपका मतलब एक तरह से जो रहटक है, मतलब जो पहले पानी वगैरह खींचने का काम किया जाता था, उसकी जो तकलीफ चलने की, उसका एक पिक्चर दे रखी है। ठीक है, आपके पास बुक है ना, आप ध्यान से देख लीजिएगा, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ध्यान से देख लें। ठीक है, तो इन जैसे समुदाय का महत्व बढ़ने लगा, तो उनमें सबसे ज्यादा जो एक महत्वपूर्ण समुदाय निकल के आया था वो कौन सा था, राजपूत। अब ये राजपूत कहाँ से निकला है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, शुरू से ही कर लेना कि समुदायों का महत्व बढ़ाना, उनमें से एक जो महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। ठीक है, तो ये राजपूत कौन थे, कहाँ से निकले, इसकी मीनिंग देखते हैं कि जिसका नाम राजपुत्र मतलब अर्थात राजा का पुत्र, इससे निकला हुआ है शब्द है कौन सा, राजपूत, मतलब राजा के पुत्र नाम से निकला हुआ है ये राजपूत शब्द। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं और उस समूह के लिए प्रयुक्त होता, कि मतलब जो 8वीं जो सेंचुरी थी, 8th सेंचुरी थी, उसमें ज्यादातर जो ये राजपूत नाम है उन लोगों के लिए यूज होता था, जो योद्धा होते थे, मतलब जो लड़ाई वगैरह करते थे उनके लिए प्रयुक्त होता था। लेकिन अब आप देखोगे धीरे धीरे इसकी मीनिंग बढ़ती चली जाएगी। जैसे हमने शुरुआत में देखा था ना कि विदेशी किसके लिए नाम यूज होता है, टर्म किसके लिए यूज होता है, तो वैसे ही जो राजपूत है शुरुआत में सिर्फ योद्धा और उनके समूह, उस समूह के लिए जो प्रयुक्त होते थे लोग क्षत्रिय वर्ण के, उनके लिए यूज होता था। तो एक मिनट, आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे कि हम क्षत्रिय हैं, मतलब जो क्षत्रिय उनको कहा जाता था, जो युद्ध का काम करते थे लोग, मतलब रक्षा करने का काम करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग नहीं बल्कि सेनापति और सेना भी आते थे, कि मतलब सिर्फ यही नहीं है कि राजपूत वर्ग में सिर्फ राजा हो गए, सामंत हो गए, यही मतलब इंक्लूड थे, बल्कि इसमें जो सेनापति होता था वो भी, उसको भी राजपूत बोला जाता था, जो सैनिक होता था वो भी क्या होता था, आपका राजपूत होता था। बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में क्या थे, कार्यरत थे, मतलब अलग अलग जो राजा महाराजा होते थे उनकी सेनाओं में वो लोग थे, उनको भी क्या है, राजपूत बोला जाता था। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम या स्वाभिमान का गुणगान करते थे। अब इनके बारे में जो लिखने का काम कौन करता था, मतलब जो राजपूतों के बारे में, सैनिकों के बारे में, तो इनका लिखने का काम करते थे कवि और चारण भाटनी, जो गांव से बिलोंग करते, शायद उनको पता हो, मतलब राजपूतों की आचार, मतलब चारण उनको कहा जाते थे। जैसे पोएटर नहीं होता जो कवि होता है, जो कविता लिखने का काम, तो वैसे चारण ही होते थे जिन्हें राजा महाराजाओं की जन्म कुंडलियां पता होती थी, इनके दादा परदादे, इनके सब पता होता, मतलब इनके खानदान का रिकॉर्ड इनके पास होता था, उनको चारण कहा जाता था। तो राजपूत की आचार संहिता प्रबल पराक्रम या स्वाभिमान, अब गुणगान भी यही लोग करेंगे, भाई यही तो लिखेंगे कि हमारा राजा ऐसा था वैसा था, बुराई तो करने से रहे, भाई तुम जब राजा का खा रहे हो तो राजा की बुराई तो नहीं करोगे। तो ये चारण उनका गुणगान करते थे, उनके पराक्रम, जो प्रबल पराक्रम था उसकी मतलब सम्मान करते थे, स्वामी भक्ति वो दिखाते थे, उनका गुणगान करते थे कि
इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ, अब ये देखो जो पॉलिटिकली रूप से है, कई सारे जो इस युग में जो कई सारे लोग थे, उन्होंने मतलब लोग इन द सेंस मतलब जो राजा और दूसरा जो आपके वंश वगैरह थे उन्होंने मतलब जो शासक रहे, उन्होंने फायदा उठाया इस चीज का, या कह सकते हैं लाभ उठाया। जैसे मराठा हो गया, सिख हो गया, जाट हो गया, एहोम हो गया, कायस्थ हो गया। मुख्यतः लिपिकों का, मुंशियों का जो है काम करने वाली जाति होती थी। कायस्थ कौन सी होती थी? जो लिपिकों और मुंशियों का काम करने वाली जाति होती थी, कि जो लिपिक और मुंशी वगैरह करते थे उनका काम करती थी ये वाली कायस्थ कम्युनिटी। आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रम से जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, कि मतलब इसी टाइम पीरियड में मतलब इस पूरे काल के दौरान मतलब क्रम से मतलब बराबरी से एक तरह से जैसे जंगलों की कटाई भी हो रही थी, खेती का इलाका। अब जब जंगल काटेंगे तभी तो खेती के लिए वो इलाका बन जाएगा, या तो लैंडफिल वैसे ही पड़ी हो मतलब खाली पड़ी हो उसमें खेती कर सकते हैं, या फिर क्या है जंगलों को साफ करके खेती की जा रही थी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से या पूरे तौर पर हुए। कई कई जगह पे ये जो है जो चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे, ये परिवर्तन आ रहे थे, वो काफी तेज थे, अधिक तेज गति से मतलब जल्दी जल्दी हो रहे थे, और मतलब ज्यादा चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे पूरे तौर। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा था। एक मिनट, अब पर्यावास क्या है पहले ये समझ लेते हैं। पर्यावास का मतलब होता है, इसका तात्पर्य किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से, कि जो लोग जहां जिस सोसाइटी में रहे वहां की मतलब जो सामाजिक है आर्थिक जो जीवन शैली है वो कैसी है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो पर्यावास में परिवर्तन भी आए थे, मतलब वहाँ के लोगों के रहन सहन इन सारी चीज़ों में बदलाव आए थे, मतलब इकोनॉमी सोसाइटी में या इकोनॉमिकली रूप से बदलाव आए थे। तो पर्यावास में जब चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे, उनके परिवर्तनों के कारण कई बार क्या होता था, कारण कई जो वनवासी थे उनको मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा था, कि मतलब जो वहाँ सोसाइटी बदल रही थी या इकोनॉमिकली रूप से चीज़ें चेंज हो रही थी, तो उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा। और कुछ वनवासी जमीनों की जुताई करने क्या है वो कृषक बन गए, मतलब जो वनवासी थे अब वो मजबूर हो गए। जब जंगलों को तुम साफ कर दोगे तो किसान क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जुताई करने का काम मतलब जो खेतों में खेती करने का काम करेंगे भाई। जब तुम उनके जंगलों को साफ कर दोगे, जो जंगलों से वो सारी चीजें ले रहे थे, तो आप जब उनके जंगल ही साफ कर दोगे तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। वो क्या करेंगे फिर? वो आपके क्या करेंगे? वो खेती का काम करेंगे। तो उन लोगों ने क्या कर दिया कि मतलब वहां से वो लोग खेती में इंक्लूड हो गए, मतलब उनमें बदलाव आ गए एकदम से। वो वनवासी से क्या है, कृषक बन गए एक तरह से। तो एक मिनट, कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखिया, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। और कृषकों के ये जो नए समूह बने थे, ये क्षेत्रीय बाजार मतलब जो लोकल मार्केट होती थी उनसे, जो मुखिया होते थे, मतलब जो इनके मुखिया वगैरह होते थे, जैसे सरपंच वगैरह जो भी है, मतलब उनको कुछ और बोला जाता था, आज हम सरपंच कह देते हैं। पुजारी हो गए, मंदिरों के मठ और मंदिरों के जो, इनसे सब लोग क्या है प्रभावित थे। वे बड़े और जटिल समाजों के क्या है हिस्से बन गए थे, मतलब एक तरह से अंग बन गए, मतलब हिस्से बन गए। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। अब जब किसान बन गया, खेती कर रहा है, तो अब उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। अब आप धीरे धीरे देख रहे हो कि वो उस तरफ जा रहे हैं कि अब राजा वगैरह आएंगे, उनको टैक्स पे करेंगे ये। और स्थानीय मालिक वर्ग जो वर्ग होते थे, जो वहाँ के लोकल जो मालिक होते थे, वहाँ उस वर्ग की क्या है, उन्हें बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब बिना कुछ सैलरी वगैरह पैसे के, और आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ आपको खाने के लिए दिया जाएगा, बाकी आप वहीं रहोगे, वहीं खाओगे पियोगे और वहीं काम करोगे, और उसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी या कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसको हम बेकार कहते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब क्या है, जो किसानों के बीच ये डिफरेंस आने लगे, सामाजिक और आर्थिक, वही इकोनॉमिकली रूप से। अब जो जमींदार थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, तो सोसाइटी और मतलब एक तरह से आर्थिक और इकोनॉमिकली रूप से ये अंतर उभर कर मतलब निकल कर आने लगे थे, ये बदलाव।
कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, मतलब कुछ के ऊपर पास तो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी तो उस पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। कुछ लोग मवेशी भी पालते, कुछ लोग मतलब जो मवेशी जैसे आपके गाय भैंस वगैरह ये भी पालते थे। कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि की, दस्तकारी मतलब जैसे जूते चप्पल, मतलब ये सारे चमड़े का काम जो करते थे वो लोग आदि का काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने, जैसे जैसे सोसाइटी में अंतर बढ़ने लगा, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, वैसे लोग जातियों और उपजातियों में क्या है बंटने लगे थे। वैसी जब ये चीजें चेंज हो गई तो लोग मतलब जाति और फिर उपजाति, मतलब जाति की जाति, इनमें जैसे आपने देखते हो मोमडन में सियार सुन्नी हो गया, आप हिंदू में भी देखोगे कितनी वैरायटी, सनातन धर्म पता नहीं कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से जातियों में से भी उपजातियां बंटने लगी। और इनकी पृष्ठभूमि, अब जो इनकी पृष्ठभूमि है किसके आधार पर, व्यवसाय की, मतलब जो जो काम कर रहा था उसको उस कास्ट में क्या है इंक्लूड किया जा रहा था। तो पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचे का भी दर्जा दिया जाता था कि ये काम करता है तो इसलिए ये ऊंचा है, ये करता है निचला। जैसे जो मलबा वगैरह उठाने का काम क्या करते थे, जो निम्न, उन लोगों को निम्न, जो लोग मलबा उठाने का काम करते थे उनको निम्न वर्ग का लोग कहा जाने लगा। जो पूजा का काम करते थे उनको पंडित कहा गया था, टॉप पे रखा जाने लगा। जो सेना मतलब लड़ाई का काम करते थे उनको क्षत्रिय कह दिया गया। जो मतलब व्यापार का काम करते थे उनको वैश्य कह दिया गया था। तो मतलब काम के आधार पर समाज में ऊंचा नीचा ये सब कुछ, ये मतलब चीजें अब आने लगी थी इनमें, सोसाइटी में। एक किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितना सत्ता, मतलब कोई भी, मतलब एक जो कास्ट है उस जाति विशेष के सदस्यों के, मतलब उसके जो मेंबर्स हैं उनके हाथ में कितनी सत्ता है, प्रभाव है, या संसाधनों, मतलब कितने जो पावर है, कितना मतलब उनका प्रभाव पड़ता है, संसाधनों पर उनका कितना कंट्रोल है, इसके आधार पर भी उसके दर्जे क्या है बदलते रहते हैं। कि मतलब तुम्हारे पास पावर कितनी है, कितने रिसोर्स हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम किस किस का प्रभाव पड़ता है तुम्हारा सॉरी किसी दूसरे पर। तो इससे भी उनके जो है आधार या बेस हैं बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई मतलब जो दर्जा हो सकता था, किसी अन्य में कोई और दर्जा हो सकता था। मतलब उस कास्ट को किसी समाज में तो कुछ और दर्जा दिया जाता था और किसी और में कुछ दर्जा दिया जाता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने क्या है, अब जिस सोसाइटी थी जो उसके सदस्यों के व्यवहार था उस पर कंट्रोल करने के लिए कि उस सोसाइटी के लोगों का नेचर कैसा है, उस पर कंट्रोल कैसे करना है, जातियां स्वयं अपने नियम कानून बनाती थी। इन नियमों का पालन जो है जाति के बूढ़े जो बुजुर्ग होते थे उनकी एक सभा करवाती थी। कि मतलब वो एक सोसाइटी, जैसे आज के टाइम पे नहीं तो पंचायत वगैरह जुड़ती है, तो वैसे बड़े बुजुर्ग होते थे वो एक सभा कराते थे, जिसमें कई इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। मतलब जाति जिस कम्युनिटी की है उसके बेस पे उसको जाति पंचायत कह दिया जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। जो जिस जगह वो रह रहे हैं उनका भी, उनके जो नियम कानून है उनका पालन करना पड़ता था जाति को। इसके अलावा कई गांवों के मुखिया का शासन भी होता था मिलकर, मतलब जैसे मान लो कोई एक छोटे गांव पे और बड़े गांव के मुखिया का भी उस पर नियंत्रण होता, और मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। बाकी का जो कुछ छूटा हुआ है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, अब हम जब क्या है एक सोसाइटी बनानी, हमने उसमें बदलाव आ गए तो हमारे अब क्षेत्र बनेंगे, फिर साम्राज्य बढ़ेंगे बड़े बड़े, और उनमें क्या बदलाव आए थे ये सारा कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।